प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देव केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कविता चंद्र गहना से लौटते हुए का अध्ययन इसके पहले वाले वीडियो में किया है। और यह जो वीडियो है ये इस पाठ का अंतिम वीडियो होगा। और ये 3 खंडों में इस कविता को विभाजित किया गया है। एक खंड में कवि का परिचय दिया गया है। इस तरह से 4 वीडियो आपको इस चैप्टर से पढ़ने को मिलेंगे, जिसका अंतिम भाग यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए इसके बाद की जो लाइन है इसको पढ़ते हैं। ये है और यहीं से स्टार्ट होता है और कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे तक के अंतिम भाग तक इस कविता का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से केदारनाथ अग्रवाल जी उस गांव के दृश्य में 2 दृश्यों का वर्णन किया, जिसमें खेत का फसल था, दूसरा पोखरे में लहर लेने वाली तरंगे थी, पोखरे का दृश्य था। अब एक दृश्य और कवि आगे बताते हैं जो कि उस बुंदेलखंड के आसपास चित्रकूट के अनगढ़ जो पत्थरें हैं, जमीन है, भूमि है, उसका वर्णन करते हैं। उसी बीच में उस सूनेपन में किस तरह से एक तोता या तोतों का झुंड अपनी मधुर आवाज सुनाते हुए कवि के हृदय को छू जाता है, इसका वर्णन कवि ने इस लाइनों में किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस पाठ के अंतिम भाग को। कवि कहते हैं, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बाज भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार फूल खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर, टे 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टीटो टीटो मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुनो चुप्पे चुप्पे। तो ये अंतिम भाग और यहीं से लेकर कहानी सुनो चुप्पे चुप्पे का हमने वाचन किया। तो अब जान लेते हैं इसके मध्य में आया है कठिन वर्ग। भूमि जैसा सभी जानते हैं जमीन या धरती, स्वच्छंद अर्थात बिना किसी इच्छा के लाभ के, चित्रकूट यह मध्य प्रदेश का एक जिला है जहाँ की भूमि के बारे में कवि ने वर्णन किया है। तो इससे ये पता चलता है कि कवि चित्रकूट के आसपास के उन तमाम क्षेत्रों का वर्णन किया है इस कविता में, जिसमें खेत का और पोखरे का, और उसके बाद वहाँ की समस्त दूर की जमीन, पहाड़, चट्टाने और उसके मध्य में एक ट्रेन की लाइन गई हुई है और वो ग्रामीण क्षेत्र जिसका वर्णन कवि ने इसमें किया है, जिसके लिए उन्होंने स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किया है। स्वच्छंद अपने लिए करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो बिना किसी इच्छा लाभ के स्वतंत्र रूप से, बिना तनाव के, बिना मानसिक अवसाद के निवास करते हैं। अनगढ़ अर्थात बिना गढ़ी हुई यानी उबड़ खाबड़, जब कोई पत्थर चट्टान सुंदर रूप से गढ़ दी जाती है, रूप बढ़िया बन जाता है, सुंदर बन जाता है, उसको गढ़ी हुई कहते हैं। और जो उबड़ खाबड़ होता है, नुकीला होता है, उसे हम अनगढ़ कहते हैं। बाज भूमि एक ऐसी जमीन होती है जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसको बाज कहा जाता है, जिसमें उर्वरा शक्ति नहीं होती। रीवा, रीवा एक पेड़ का नाम होता है जो बड़ा ही कुरूप होता है और कांटेदार होता है, उसमें किसी प्रकार का कांटों के अलावा फल पत्तियां नहीं आती। कुरूप अर्थात जिसका रूप ही नहीं अच्छा हो, वो कैसा हो सकता है, उसके लिए गंदा शब्द। ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं सुग्गा शब्द हम तोते के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग कवि ने भी अपनी कविता में किया है। वनस्थली अर्थात वनों वाला वह जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वन है। स्वर मानी आवाज, हृदय, हृदय चूंकि मनुष्य के धड़कन को देने वाले उस अंग को कहते हैं।
लेकिन हृदय का तात्पर्य बीचों बीच यानी बीच में, जो कि हृदय के बीच में है, शरीर के बीच में, इसलिए उसका प्रयोग बीचों बीच किया गया है। जुगुल का अर्थ होता है दो जोड़ा। जब दो लोग होते हैं इसको जुगुल नहीं बल्कि मानव भाषा में युगल कहा जाता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश का शब्द होने की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में उन सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। तो ये जुगुल जो शब्द है इसका अर्थ होता है युगल, युगल अर्थात दो लोगों का जोड़ा। इस तरह से हमने शब्दार्थ को समझा। आइए जानते हैं व्याख्या में कवि ने क्या प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि मैं जहां बैठा हुआ हूं वहीं से दृष्टि मेरी दूर तक जाती है, जहां से मुझे एक ऊंची भूमि दिखाई देती है, जहां से एक रेल की पटरी गई हुई है। अर्थात रेल की पटरी बताने का तात्पर्य कवि ये बताना चाहते हैं कि वो जो रेल की पटरी गई है उस पर किसी प्रकार की धमा चौकड़ी नहीं है, भागम भाग नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी पटरी बिछी हुई जिस पे किसी भी व्यक्ति को कहीं की तेजी नहीं है, कहीं आने जाने का दृश्य नहीं है। अर्थात विकास तो है लेकिन विकास पूर्ण रूप से नहीं है। कहते हैं ट्रेन का जैसे टाइम नहीं है, अर्थात यहाँ पर ट्रेन कब आए कब जाए इसका कोई टाइम नहीं है, लोगों को कब कहाँ जाना है इसकी भी चिंता नहीं होती, आराम से ग्रामीण जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि शहरों में ऐसा भागम भाग देखने को मिलता है। कहते हैं ट्रेन का जिस प्रकार टाइम नहीं वैसे भी मुझे भी कहीं नहीं जाना है, मुझे भी इसी वातावरण में अपने मन को लगा के रखना है और यहाँ की सुंदर झांकियों को देखना है, इसलिए मैं भी स्वच्छंद हूँ, बिना किसी लाभ के मैं भी इस ग्रामीण परिवेश का आनंद लुत्फ ले रहा हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं। कभी आगे बताते हैं मैं एक दृश्य ऐसा देखता हूँ जहाँ पर वो चित्रकूट की जो अनगढ़ चट्टाने हैं, पहाड़ी भाग है, वो दूर दूर दिशाओं तक फैली हुई है और यहाँ की भूमि को जब देखता हूँ तो भूमि मुझे उर्वर नहीं बल्कि अनुपजाऊ दिखाई देती है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार फूल खड़े हैं और उस भूमि पर जिसपे कुछ न उपजने वाली भूमि है वो बांझ भूमि है और इधर उधर कहीं कहीं एक ही एक रीवा के जो पेड़ हैं भद्दे अपनी क्रूरता के साथ कांटों के साथ विद्यमान है, सूखे पड़े हुए हैं। अर्थात वो दृश्य थोड़ा रूखा दिखाई देता है। एक तरफ कभी हरियाली देखते हैं, दूसरी तरफ कुरूपता देखते हैं, रूखापन देखते हैं। कहीं न कहीं जीवन का एक संदेश है कि मनुष्य के जीवन में कहीं हरियाली है तो कहीं दुख है, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। इसी बीच में कवि इस दृश्य को देखते हुए कहते हैं सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सूखे का स्वर टें 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 टें। कवि कहते हैं इस अनगढ़ चित्रकूट की पहाड़ियों के बीच जो कि रूखा है, सूखा है, यहाँ पर किसी प्रकार का रस नहीं है, उसी बीच में कुछ तोतों का झुंड आकाश में उड़ते हुए टें टें की आवाज करते हुए कवि को अत्यंत रसिक बना देता है, सुंदर महसूस कराता है। कहते हैं सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चिरता। इसके अलावा सूखे की आवाज के अलावा वनों के मध्य से आती हुई चीखती हुई एक आवाज भी सुनाई देती है और वो आवाज उठता गिरता अर्थात उसकी आवाज में एक कंपन है, कभी आवाज तेज आती है कभी नीचे कम सुनाई देती है, अर्थात आवाज में एक लय प्रवाह की कमी है जो सुनाई देती है वनों के क्षेत्र से आती हुई आवाज के रूप में। और वो आवाज किसकी होती है? कहते हैं सारस का स्वर, सारस का स्वर टिरटू टिरटू। लेखक इस दृश्य को देखते हुए मन में आनंद विभोर हो जाते हैं और कहते हैं सूखे के स्वर और सारस के स्वर को सुनकर मेरा भी मन करता है कि इस प्रकृति के सुंदर वातावरण में इन्हीं सारसों के साथ, पक्षियों के साथ उड़ जाऊं, पर फैलाए, पर उन्हें पंख को अपने फैलाए, सारस के संग और उन प्रेमी जोड़ों के साथ मैं भी उड़ जाऊं उस आनंद और अवसाद से दूर वाली स्थिति में, आकाश मंडल में जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, और मैं भी वहां जाकर उस प्रेम के जुगल जोड़े अर्थात दो जोड़ों के बीच रहूं और हरे हरे खेतों का आनंद लूं और उनकी जो प्रेम कहानी है, सच्ची प्रेम कहानी है, उसको भी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अर्थात कहीं न कहीं कभी प्रकृति के उस अंचल में अपने आप को भी
समाहित कर लेना चाहते हैं और इस सांसारिक दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। इस प्रकार हमने जाना केदारनाथ अग्रवाल ने उस ग्रामीण संस्कृति को, ग्रामीण परिवेश को, वातावरण को बड़े ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में सुख है तो दुख है, प्रकृति में भी कहीं पर सूखापन है तो कहीं रूखापन है। और नगर का जीवन व्यापारिक जीवन कहाँ है, क्योंकि वहाँ पर भागम भाग की जिंदगी है, और ग्रामीण स्तर की जिंदगी, ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण की जिंदगी, जहाँ पर सुख है, समृद्धि है, आनंद है, तृप्ति है, ये अन्यत्र दुर्लभ है। इस प्रकार कवि ने इस कविता में संपूर्ण ग्रामीण स्तर की तमाम दृश्यों का वर्णन किया है जो उनको आनंदित करता है। तो इस प्रकार से क्षितिज पुस्तक की कक्षा 9वीं का काव्यखंड का छठा पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर का हमने अध्ययन किया और अध्ययन के साथ साथ ये जानने का प्रयास किया कि हमारे समाज में कौन कौन से मूलभूत मूल्य होते हैं जो हमें एक अच्छा इंसान, नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं। तो इसके बीच हमने इस समस्त पाठ को 4 खंडों में कवि परिचय के साथ पढ़ा और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में नए चैप्टर के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।